हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। दिस इज़ द लास्ट पार्ट। इसके पहले मैंने 3 पार्ट अलग से बनाए हैं। OCM 11 स्टैंडर्ड कॉमर्स HSC बोर्ड। तो अगर आपने वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो तीनों वीडियोस के लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। इसके पहले 3 पार्ट एक्सप्लेन हो चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। 4th पार्ट है हमारा इम्पोर्ट ट्रेड के ऊपर। तो हमने एक्सपोर्ट में ये जाना कि जब किसी कंट्री के बाहर सामान पहुंचाया जाता है तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। और इम्पोर्ट तब कहा जाता है जब हम किसी कंट्री में सामान मंगवाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इंडिया में हैं और इंडिया में दूसरे कंट्री का सामान मंगवाएंगे, तो उस मंगवाने को हम क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट करना। किसी सामान को बेचना मतलब एक्सपोर्ट करना, और खरीदना मतलब इम्पोर्ट करना। तो जब हम दूसरे कंट्री से कोई भी सामान परचेस करते हैं, फॉरेन कंट्री से जब हम कोई सामान परचेस करते हैं, उसको इम्पोर्ट ट्रेड कहा जाता है। जैसे एक्सपोर्ट ट्रेड में बहुत सारा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, उसी तरीके से इम्पोर्ट ट्रेड में भी आपको अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो इम्पोर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो हम जानने वाले हैं। इसमें भी 4 स्टेज है: प्रिलिमिनरी स्टेज, प्री इम्पोर्ट स्टेज और पोस्ट इम्पोर्ट स्टेज। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं इम्पोर्ट प्रोसीजर प्रिलिमिनरी स्टेज। इसमें 2 चीज़ें होती है, रजिस्ट्रेशन और नेगोशिएशन। रजिस्ट्रेशन सेम जैसा एक्सपोर्टर को रजिस्टर करना पड़ता है DGFT के अंडर, वैसे ही इसको एक्सपोर्टर को जैसे रजिस्टर करना पड़ता है, सेम वे इंपोर्टर को भी DGFT के अंडर रजिस्टर करना पड़ता है। तो उसको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर मिलता है। सेम वे यहाँ पर इंपोर्टर को भी पैन नंबर जनरेट करना रहता है और GST के फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी रहती है। दूसरी चीज़ है नेगोशिएशन। इंपोर्टर मस्ट होल्ड नेगोशिएशन विथ ओवरसीज सप्लायर। नेगोशिएशन का मतलब ये होता है, जिस किसी भी कंट्री से हम सामान खरीदने वाले हैं उस कंट्री के साथ डील करना पड़ता है कि आप कितने में इस सामान को, जो भी सामान आप खरीद रहे हो, सामने वाला इंसान उस सामान को कितने में बेचेगा, प्राइस ऑफ गुड, डिलीवरी शेड्यूल। आपको डिलीवरी चाहिए 7 दिन के अंदर, तो आपको कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा कंट्री है जो मुझे 7 डेज के अंदर इस सामान का डिलीवरी दे सकता है। क्रेडिट पीरियड, मैं अभी पैसे देने की हालत में नहीं हूँ, सामान तो मैं खरीद लूँगा लेकिन पैसे मैं फ्यूचर पीरियड में दूंगा। तो कोई कोई कंट्री ऐसी होती है जो सामान तो आपको दे देती है लेकिन उनका क्रेडिट पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। कोई बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका क्रेडिट पीरियड मोर देन 1 ईयर भी होता है। तो क्रेडिट पीरियड के हिसाब से कंट्री को सिलेक्ट करना रहता है। टर्म एंड कंडीशन रिगार्डिंग सेल, पेमेंट, डिलीवरी, ये 3 चीज़ चेक करना पड़ता है। और उसके बाद जो कंट्री आपके लिए सूटेबल है उस कंट्री से सामान को इंपोर्ट करना रहता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी प्री इम्पोर्ट स्टेज। प्री इम्पोर्ट स्टेज में सबसे पहले आता है कोटा सर्टिफिकेट। कोटा सर्टिफिकेट में आपको चेक करना रहता है कि जो क्वांटिटी में आप सामान इंपोर्ट कर रहे हो, क्या वो गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से बराबर से मान्यता दी गई है, क्या आप इतना सामान इंपोर्ट करवा सकते हो अपने कंट्री में, क्या आप इस क्वालिटी का सामान अपने कंट्री में ला सकते हो। जब ये सारी चीज़ें बराबर से फुलफिल हो जाती है उसी के बाद ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस। फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस मतलब जब हम हमारे कंट्री से पेमेंट करेंगे तो हमारी कंट्री का पेमेंट सिस्टम अलग है और जो कंट्री इसको सेल कर रही है उसका पेमेंट सिस्टम अलग है। तो हमारा जो मेन बैंक है, जैसे हमारे इंडिया में RBI है, सेंट्रल बैंक जिसे कहा जाता है, तो हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके पास से एप्लीकेशन लेना रहता है कि आई एम परफेक्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस, मतलब मैं अपने करेंसी को दूसरे देश के करेंसी के साथ चेंज कर सकता हूँ। ऑर्डर प्लेसमेंट, ये सब हो जाने के बाद ऑर्डर प्लेस किया जाता है, इसको इंडेंट कॉल भी कहा जाता है। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट। तो मैंने जब एक्सपोर्ट समझाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई इंपोर्टर कोई सामान खरीदता है तो उसे LC भेजना रहता है, जिसको हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट में ये लिखा रहता है कि सामान मिल जाने के बाद 110% पेमेंट होगा ही होगा। तो ये एक प्रूफ रहता है कि सामान मुझे मिल जाएगा, उसके बाद मैं पेमेंट पक्का करूँगा। ऐसा एक लेटर बनाया जाता है जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर को भेजता है। उसके बाद क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। जैसे एक्सपोर्टर को CNF एजेंट की ज़रूरत रहती है, वैसे ही इंपोर्टर को भी CNF एजेंट्स चाहिए रहते हैं। शिपमेंट एडवाइस लास्ट में आता है। शिपमेंट एडवाइस में ये होता है
जब सामान आ जाएगा, जब सामान मेरे पास आ जाएगा, जो कंट्री मुझे सामान सेल कर रहा है वो मेरे पास सामान आ जाएगा, उसके बाद उस गुड्स को, उस सामान को मैं कैसे अनलोड करूँगा, अनलोड करने के बाद इमीडिएटली मैं कहाँ पर लेके जाऊँगा, ट्रांसपोर्टेशन की क्या क्या फैसिलिटी है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखने को ही हम बोलते हैं शिपमेंट एडवाइस। उसके बाद लास्ट पार्ट है, सॉरी सेकेंड लास्ट पार्ट है इम्पोर्ट स्टेज। इम्पोर्ट स्टेज, अब मतलब इम्पोर्ट स्टेज में होता क्या है, चार चीज़ें होती है। रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्टर अलग अलग डॉक्यूमेंट भेजता है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया है, बिल ऑफ लैडिंग, पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, ये सारा डॉक्यूमेंट किसको मिलता है, इम्पोर्टर को मिलता है। इम्पोर्टर इन सारी चीज़ों को चेक करता है, अगर कुछ गलत है तो वो एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म करता है, और अगर गलत नहीं है, सब बराबर है, तो वो वैसा का वैसा ही रखता है और वेट करता है सामान कब आएगा। उसके बाद होता है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री कौन करता है, CNF एजेंट बिल ऑफ एंट्री बनाता है। बिल ऑफ एंट्री में सारी चीज़ें लिखी रहती है कि कितना मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, क्या इसका बिल मैंने पे किया है कि नहीं किया है, लेटर ऑफ क्रेडिट गया है कि नहीं गया है, ये सब दिखाना पड़ता है कस्टम क्लियरेंस के लिए। जब आपका सामान डॉक पे आ जाएगा, आप उस सामान को जब अनलोड करोगे तब आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये CNF एजेंट बनाते हैं। उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर, जब सब कुछ बराबर रहता है तो इम्पोर्टर जो है ऑर्डर प्लेस करता है, किसको, एक्सपोर्टर को, और फाइनली बोलता है कि जो भी मैंने ऑर्डर किया है वो गुड्स मेरे पास आ जाना चाहिए। एट लास्ट कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस में क्या होता है, कस्टम क्लियरेंस इज़ द लास्ट स्टेप जिसमें चेक होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं, आपका पैन नंबर, आपका एवरीथिंग, जो भी आपका बिल ऑफ लैडिंग है, पैकिंग लिस्ट, जो भी कुछ है वो आपका प्रॉपर है या नहीं है, ये चेक किया जाता है। जब ये सब कुछ चेक हो जाता है मतलब आपके सामान को कस्टम क्लियरेंस मिल गया है। जब आपका सामान पोर्ट पे आएगा, डॉक पे आएगा, आप इजीली उसको अनलोड करके अपने जो भी फैक्ट्री है, जो भी वेयर हाउस है, वहाँ पर लेके जा सकते हैं। जब तक कस्टम क्लियरेंस नहीं होता है तब तक आप सामान को अपने कंट्री में अंदर नहीं ला सकते हैं। उसके बाद है पोस्ट इंपोर्ट स्टेज। अब इंपोर्ट हो चुका है, उसके बाद पोर्ट थ्रस्ट ड्यू, जो भी आपका पैसा देना बाकी है, जिसको भी पैसा देना बाकी है, CNF एजेंट को आपको देना है पैसा। CNF एजेंट जिन जिन लोगों का पैसा बाकी है उसको पेमेंट कर देंगे। कस्टम ड्यूटी, ये एक पेमेंट चार्ज होता है जो कस्टम ऑफिसर और कस्टम अथॉरिटीज़ को पे करना रहता है। तो कस्टम अथॉरिटीज़ को जब आप कस्टम ड्यूटी पे कर दोगे, इट इज़ वेरी कंपलसरी, जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं पे करोगे, कस्टम क्लियरेंस के बाद ही आपको कस्टम ड्यूटी पे करना रहता है। अगर आपने कस्टम ड्यूटी नहीं पे किया तो आप सामान को डॉक से अपने वेयर हाउस में या अपने कंपनी में, अपने फैक्ट्री में नहीं ला सकते। उसके बाद आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। द इम्पोर्टर हैज़ टू मेक पेमेंट अंडर FOB, जिसको फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ये एक तरीके का इंश्योरेंस होता है जिसका प्रीमियम का पेमेंट करना रहता है। पेमेंट ऑफ फ्राइट, फ्राइट मतलब चार्जेस लगते हैं, शिपिंग करके जो आपका सामान यहाँ पर आया है इसका चार्ज इंपोर्टर को पे करना रहता है। एक्सपोर्टर वहाँ से पे करता है, लेकिन फिर एक्सपोर्टर ये चार्ज इंपोर्टर के पास से ले लेता है, तो इंपोर्टर को वो चार्ज पे करना रहता है। एक्सपोर्टर्स पेमेंट, एक्सपोर्टर ने अलग अलग जो भी कुछ पेमेंट उसका बाकी है, मतलब आपने सामान तो खरीदा है, अब उसको पेमेंट तो देना है, तो वो पेमेंट आपको देना है। आपको जो भी चार्जेस लगे हैं एक्स्ट्रा, उसके जो भी पेमेंट है वो सब आपको क्लियर करना है। एक्सपोर्टर का जो भी पैसा बाकी है एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देना है। उसके बाद फॉलोअप। फॉलोअप मतलब इफ़ देयर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसीज इंपोर्टर शुड इन्फॉर्म द एक्सपोर्टर। अगर इस बीच सामान खराब हो जाता है या आपको टूटा हुआ सामान मिलता है, इंपोर्टर को कुछ सामान में फॉल्ट मिलता है, तो ये इन्फॉर्म कर सकता है एक्सपोर्टर को, ये उसका लास्ट काम है। अब कोई कोई एक्सपोर्टर होते हैं जो आफ्टर लाइफ सर्विस भी देते हैं, तो आफ्टर लाइफ सर्विस जिनको मिलता है वो लोग आफ्टर लाइफ मतलब आफ्टर सेल सर्विस भी बोलते हैं इसको। तो आफ्टर सेल सर्विस जिनको मिलता है, सामान खरीदने के बाद अगर सामान में कुछ फॉल्ट आता है तो उसका फॉलोअप भी एक्सपोर्टर को बता सकते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट है एंटरपोर्ट ट्रेड। एंटरपोर्ट ट्रेड मैं आपको सिंपली बताता हूँ। अब यहाँ पे एक आपको चार्ट दिया गया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और जापान है, 3 कंट्री है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इंडिया मोबाइल फ़ोन्स सेल करने वाले हैं जापान को, लेकिन इंडिया को रॉ मटेरियल जो है वो साउथ अफ्रीका से चाहिए। तो इंडिया साउथ अफ्रीका से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा। मोबाइल बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट कर लिया,
इंडिया में मोबाइल बना, असेंबलिंग हो गया, सब कुछ हो गया, पैकिंग हो गया, और फिर उसको सेल कर देगा जापान को। तो इंडिया में प्रोडक्ट आ रहा है और वापस रीसेल हो रहा है जापान को, मतलब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है और उसके बाद वापस एक्सपोर्ट कर दे रहा है जापान को। जब ऐसा होता है तब इस चीज़ को हम इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। पहला रीज़न मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ होती है जिनके पास रॉ मटेरियल नहीं होता है, तो उन लोग रॉ मटेरियल किसी एक कंट्री से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और उसको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट में बदलते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल ले लो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लो, उसका रॉ मटेरियल मंगवा लिया, उससे फिनिश प्रोडक्ट बना दिया और फिर उसको दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया। तो पहले इंपोर्ट किया और फिर एक्सपोर्ट किया। सेम वही कंट्री इंपोर्ट भी कर रही है, एक्सपोर्ट भी कर रही है, तब उसको हम इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। इसमें ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगते हैं, मतलब इसमें आपको कोई कस्टम ड्यूटी, कोई भी शिपमेंट का चार्जेस, ये सब ड्यूटीज़ आपको नहीं पे करना है। ओके, सो दिस वाज द होल चैप्टर। पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो ये पूरा चैप्टर मैंने 4 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। चारों के चारों पार्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन तीनों पार्ट का लिंक दिया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मैं 12th स्टैंडर्ड का OCM का एक चैप्टर सिखाने वाला हूँ। तो आप ये चैनल 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो, क्योंकि ये फ्री है, फ्री एजुकेशन मिल रहा है आपको घर बैठे, बिना टाइम वेस्ट किए। आप थोड़ा कुछ नॉलेजेबल चीज़ सीख सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में आके बता दो, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, सो टिल देन दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड।